आईसीटी में बायोकेमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज है और स्पेशली फर्स्ट सेकंड प्रोफ्स का। और उसमें भी बायोकेमिस्ट्री का क्या है कि ये डायनेमिक है, मतलब कि इसमें कुछ कुछ न्यू आता रहता है इसके मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स वगैरह में। सो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एनआईसीटी के व्यू से। और जो मैंने क्या किया था, यूएसएमली और आईएनआईसीटी के जो इम्पोर्टेंट हाई पॉइंट्स हैं उनको फ्लैश कार्ड फॉर्म में बनाया था। प्लस मैंने सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के भी फ्लैश कार्ड्स टाइप में बनाए हुए थे अपने लिए। सो मुझे लगा कि ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा है, और स्पेशली रोज अगर हम रिवाइज कर पाएंगे तो हम हर किसी को ऐसा ही पढ़ना चाहिए। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कितना भी पढ़ लो, लास्ट मोमेंट में कंसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम रोज इसको हम करेंगे तो हमको अच्छे से याद रहेगा, और हम अच्छे ट्रैपर क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमें अच्छे अच्छे से याद रहेगा और हम टाइम को भी मैनेज कर पाएंगे। अगर हमें अच्छे से पता रहे कि इसका आंसर ये है तो हम रूल आउट कर पाएंगे। सो मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री के कुछ कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने सिंप्लीफाई किए थे, और उनको इस फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में या वन लाइनर के फॉर्म में बनाया था। तो वो मैं आज आप लोग से डिस्कस करना चाहूंगी। आप लोग चाहे तो इसको देख के वापस से बुक को देख सकते हैं, तो उसमें आपको पता चल पाएगा क्लिंचर की क्या क्या हाई यील्ड है उसमें, है ना। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जो फिर से रिवाइज कर रहे हैं या ड्रॉपर्स हैं, तो उनके लिए ये इंटरेस्टिंग बन जाएगा पढ़ना। ठीक है, बार बार सॉर्ट ऑफ बोर हो जाता है बार बार वे रिपीट करना। सो इस तरह से हम एकदम इंटरेस्टिंग कर सकते हैं अपने उसको। अगर आपको अच्छा लगता है ये फॉर्मेट तो ठीक है, वरना मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके भी बता सकती हूँ, सारे साइकिल सब कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं और बहुत स्कोरिंग भी रहता है। सो अपार्ट फ्रॉम विटामिन एंड ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में। सो लेट्स स्टार्ट। मैं एकदम फास्ट पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो, आप अपना भी पढ़ पाएं। और जल्दी जल्दी मैं बताना चाहूंगी कि प्यूरिन एंड पैरामिडिन्स क्या होते हैं, हमको पता है। एजी प्यूरिन है गोल्ड की तरह, प्योर एज गोल्ड बोलते हैं ना, प्योर एज गोल्ड। तो एजी याद रखना है। पैरामिडिन कट है, सीयूटी। ठीक है, तो इसके डबल रिंग रहते हैं, इसके सिंगल रिंग रहते हैं। फिर 3 to 5 डायस्टर बॉन्ड रहता है न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, 3 to 5 रहता है। उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पेयरिंग किसके बीच में रहता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो इससे मेल्टिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है। ठीक है, हाई जितना बॉन्ड रहेगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। फिर H1 कोर को में कौन सा रहता है, एल रहता है। ठीक है, ये रहता है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव रहता है कि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव अमीनो एसिड्स है ना। तो H1 में क्या रहता है, एल रहता है। इसको याद रखना। जो लिंकर डीएनए रहता है ना अपना, ये न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर है, और H1 इसको लिंक कर रहा है। और ये H2 H3A ये सब का बना रहता है। और क्रोमोसोम जो डीएनए अपना यहाँ रैप करता है, और ये जो फिब्रिल्स बनते हैं वो ऐसे ऐसे राउंड राउंड होके क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फेज था जो फर्स्ट एड का, वही था ये। तो इसमें यही है कि H1 किसका बना होता है, एलए का बना रहता है। तो ये याद रखना है, ये वन लाइनर टाइप का अच्छा है क्वेश्चन। और हिस्टोन कौन सा नहीं प्रेजेंट रहता है, H1। हिस्टोन ऑक्टामर में H1 नहीं रहता है, क्योंकि ये लिंकर बनाता है, जो ये एलए रहता है। ओके, सो ये याद रखना है। उसके बाद न्यूक्लियोसोम किसका किसका बनाता है अभी मैं बताती हूँ कि H2A H2B H3 H4 इसका न्यूक्लियोसोम बनता है। ठीक है, ये ऐसे ऑक्टामर है ये। ठीक, डबल डबल जैसे 4 हो गया और एक और 4 हो गया, तो ये ऑक्टामर बनता है। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर, ये न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, बीड्स एंड स्ट्रिंग बोलते हैं, तो ये बीड्स है, न्यूक्लियोसोम है ना। स्ट्रिंग कौन है, अपना डीएनए है, और ये सब मिलके क्रोमोसोम बना रहा है। ठीक, उसके बाद एंजाइम अनवाइंडिंग, डीएनए को कौन खोलता है रेप्लिकेशन के लिए, हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज अनवाइंड करता है। रीएनीलिंग दोबारा जुड़ने से कौन रोकता है, एसएसबीपी। ठीक है, ये एसएसबीपी इधर इधर रहेंगे। ठीक है, दोबारा जुड़ने से रोकता है, रीएनीलिंग को रोकता है। तो ये पता है हमको। उसके बाद सुपर कॉइल्स, अगर ये ऐसे खुल रहा है तो पीछे 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 ऐसे हो जाएगा, तो इसको कौन प्रिवेंट करता है, टोप 1। ठीक है, टोपोआइसोमेरेज 1 और 2। 2 क्या है, दोनों को, कट्स बोथ। ठीक है, दोनों के लिए रहता है। 1 cuts 1 strand and 2 cuts both। तो टॉप 1 होता है और टॉप 2 होता है। ठीक है, तो इसका हम डिसीज पढ़ते थे इटोपोसाइड। ठीक है, और इसका टिकैन होता है, आयरोनोटिकैन। ठीक है, टोपोटिकैन, ये सब। ठीक है, टिकैन 1 होता है और इटोपोसाइड 2 होता है। तो 2 है टोपोसाइड, तो वो याद रखना। ये ड्रग्स होती हैं इसकी, टोपोसाइड और टिकैन। ये 1 होता है, ये 2 होता है टोपोसाइड। फिर 3 to 5 प्रूफ रीडिंग कौन करता है, 3। मेन अपना कौन सा है, 3, यही रेप्लिकेशन करता है। और 3 to 5 प्रूफ रीडिंग भी करता है। ठीक है, 3 to 5 उल्टा डायरेक्शन में होगा। तो ये अपना मेन एंजाइम है, किसका है, ये प्रोकैरियोट में रहता है। ठीक है, यूकैरियोट में क्या रहता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब होते हैं ना, तो इसके काउंटर पार्ट होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स के होते हैं। ठीक है, 3 मेन है इसका। उसके बाद अपना क्या है, ये 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, RNA1 का ये वाला फंक्शन है। ठीक, 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस कौन प्रोवाइड करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1।
ठीक है, रिमूव प्राइमरी न्यूक्लियो प्रोकैरियोट्स का प्राइमर कौन निकालता है? ये निकालता है 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस के थ्रू। ठीक है, ये इसका फंक्शन है पोल 1 का। 3 का क्या था? ये था प्रूफ रीडिंग था। ठीक है, और एप्लीकेशन का मेन वो है। और 1 का क्या है? 5 to 10। और क्लिनो फ्रेगमेंट जो अपना रहता है ना, उसमें यही नहीं रहता है। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी नहीं रहती है। सो ये हो गया, जो क्रॉनबर्ग एंजाइम से इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं रहती है। ओके, सो ओकाजाकी को कौन ज्वाइन करता है? लाइगेज। ठीक, डीएनए लाइगेज जो लैगिंग स्ट्रैंड्स रहते हैं ना अपने, लैगिंग स्ट्रैंड्स। फिर 3 एंड ऑफ क्रोमोसोम में कौन ऐड करता है? ये जो टीटीएजी, टीएटीएजी, ये जो फ्रेगमेंट है ना, इसमें 3 एंड में, ठीक है, 3 एंड में कौन ऐड करता है? टीलोमरेज। ये क्या है? लॉन्गेविटी का एंजाइम है। ठीक, एंटी एजिंग है ये अगर ऐड करते जाएगा। टीलोमरेज एक डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव एंजाइम है। ठीक है, टीलोमर्स अगर ऐड करते रहेंगे तो ये एंटी एजिंग के लिए अच्छा है। और जो कैंसर वाले जो पेशेंट्स है ना, इनमें इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐड करते जाता है तो कैंसर सेल्स मरते नहीं है। तो ठीक है, टीलोमरेज एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर लाइफ, ठीक है, लेंथ। ठीक, तो ये हो जाएगा टीलोमरेज। फिर एनईआर क्या रिमूव करता है क्या? न्यूक्लियोजन एक्सिजन क्या रिमूव करता है? बल्कि एडिक्ट्स। ठीक है, बल्कि एडक्ट्स। ये थाइमिन के जो डाइमर रहते हैं ना, ये न्यूक्लियोसाइड एक्सिशन रिपेयर, ये इसमें क्या रहता है? थाइमिन के जो एडक्ट्स बन जाते हैं ना, इनको रिमूव करता है। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन के एरर रहते हैं ना, उसमें अपना ये वाला एंजाइम रहता है ना, ये इसको करता है। और इसके वजह से क्या होता है? अपना ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम। ठीक है, ज़ेरोडर्मा AIXU याद रखना। एटेक्सा टेलेंजेटिया इंफ्रारेड रेस से होता है, ज़ेरोडर्मा यूवी रेस से होता है। तो ये यूवी रेस से होता है। ठीक है, थाइमिडीन एडक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम प्लस प्लस। ठीक है, यूवी एडक्ट से, यूवी रेस से बनता है थाइमिन डाइमर्स। और ये NER न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर में क्या होता है? ये रिमूव करता है इसको। ठीक है, और इसके डिफेक्ट्स हो जाता है अगर ये नहीं काम करेगा तो क्या होता है? ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। स्किन का कोई लीजन रहेगा, क्लिनिकल हिस्ट्री रहेगा, ठीक है, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, तो उसको बताना रहेगा। और इसमें डिसीज कौन सी? ये डिसीज है। और बेस एक्सिशन रिपेयर में क्या होता है? ये सिंगल बेस का डिफेक्ट के वजह से, जैसे डीएमिनेशन हो गया, तो हमारा ये एक बेस बस सिर्फ G और C, इसकी जगह ये आ गया मान लो, है ना, तो इनकरेक्ट बेस पेयरिंग हो रहा है, तो ये डिफेक्ट हो जाता है। और इसकी डिसीज क्या है? MUTYH एसोसिएटेड पॉलीपोसिस कैंसर। ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर। HNPCC तो बेस एक्सिशन रिपेयर है, सॉरी, HNPCC अपना क्या है? मिसमैच। और बेस एक्सिशन क्या है? कोलोरेक्टल कैंसर। तो ये अच्छा, ये MUTYH एसोसिएटेड कोलोन कैंसर, ये भी याद रखना। ठीक है, तो बेस एक्सिशन रिपेयर। उसके बाद क्या है? मिसमैच HNPCC। मिसमैच जैसे G की जगह C की जगह A आ गया, T आ गया, तो ये मिसमैच रिपेयर होता है। तो इसको कौन, इसकी डिफेक्ट से क्या होता है? अगर ये डिफेक्ट है तो HNPCC कोलोन कैंसर सारे। NHEG से क्या होता है? दो चीजें, एटेक्सिया टेलिंडिटेसिया, ब्रैका एसोसिएटेड कोलोन कैंसर, और फैनकोनी अनीमिया। तो ये क्रक्स है गाइस, ये पूरे मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री आप बैठ के पढ़ते रहोगे 10-15 पेजेस, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक हम लोग को ये ही याद ना। जब मेन चीज अगर याद नहीं होती है तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। और मेन चीज ये पूरे क्रक्स है उस चैप्टर का। ठीक है, तो अटेक्सिया टेलेंजेसिया में आपको क्या क्लिनिकल हिस्ट्री पूछ सकता है? कोई एकदम डायलेटेड वेसल्स हो रहे हैं उसके हर जगह, है ना, अटेक्सिया हो रहा है उसको, तो ये सब क्लिनिकल हिस्ट्री में बना कर। और ब्रैका एसोसिएटेड म्यूटेशन जो भी है ना, ब्रैका 1 ब्रैका 2, फैंकोनी अनीमिया, ये सब NHEG है। ठीक है, NHEG है। और RNA पोल 1 2 3 का क्या फंक्शन है? rRNA, mRNA, tRNA, ये सब क्या है? ये 1 2 3 के फंक्शन। 1 से ये बनता है, 2 से ये बनता है, 3 से ये बनता है। ठीक है, ये इसमें अपना ये ऑर्डर, इन ऑर्डर, मतलब ये 1 rRNA, M, और T से क्या? 3 rRNA, T से 3 याद रखना। तो ये इसका फंक्शन है, ये बनाता है, ये बनाता है, और ये बनाता है। एमांटाडिन क्या इनहिबिट करता है? एमांटाडिन ये RNA पॉलीमरेज 2 इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद ओनली RNA पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट में कौन सा पॉलीमरेज रहता है? 1। एक RNA पॉलीमरेज सब करता है, लेकिन ह्यूमंस में क्या रहता है? 1 2 3 रहता है। ठीक है, तो ये यूकैरियोट्स वाला है। ठीक है, और एक और चीज मुझे बतानी थी कि जो NHEG है ना, नॉन होमोलोगस एंजॉइनिंग, ये होता है अपना अटेक्सिया टेलिंजेटिएसिया और फैंकनी अनीमिया, ये सब रहता है। लेकिन जो अपना ये मैंने शायद ये ब्रैका वाला जो रहता है ना, ये होमोलोगस रहता है। ठीक है, ये इसमें नहीं लिखा है, तो ये होमोलोगस है, ब्रैका एसोसिएटेड। और ये ओवेरियन जो भी फीमेल्स के जो भी है ना कैंसर वैंसर, वो सब होमोलोगस है। और जो नॉन होमोलोगस में होता है अटेक्सिया टेलिंजेटिएसिया और फैंकनी, ये याद रखना। ठीक, तो होमोलोगस का मैंने इसमें नहीं बनाया, सो आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद यूकैरियोटिक एमआरएनए मॉडिफिकेशन क्या है? कैप है। क्या है? जो अपना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, क्या होता है? 5 कैपिंग होता है, पॉली ए टेल होता है और स्प्लाइसिंग होता है। ठीक है, इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, पॉली ए टेल लगाते हैं और 5 मिथाइल गुआनोसिन कैप बोलते हैं ना इसको, 7 मिथाइल, ये 5 एंड में लगता है, इसको कैपिंग बोलते हैं, गुआनोसिन। ठीक है, और पॉली ए टेल 3 एंड में होता है, ये 5 कैप होता है और स्प्लाइसिंग होता है। ये सब एमआरएनए के मॉडिफिकेशन होते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल होते हैं। ठीक, और एंटीबॉडीज क्या है? एसएनआरपीस, इसके स्मॉल न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं। तो वो किस में होता है? एसएलई में। एसएलई में बहुत सारे एंटीबॉडीज रहते हैं, तो एसएलई में एक ये भी रहता है। ठीक है, और यूएनआरपी हम अपने बताया एमसीटीडी में होता है, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू। देखो हम रिमैट को भी हम एसोसिएट कर सकते हैं इसमें, मिक्स कनेक्टिव में U1 एंड RNP होता है। ठीक है, ये राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाता है। स्टार्ट कोडन AUG क्या है? मेथियोनिन। प्रोकैरियोट्स में मेथियोनिन, ये यूनिवर्सल जो ये जो एम्बिगस है ना, उसको ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये मिथ्योनिन का एक ही है, जबकि बहुत सारे अमीनो एसिड्स अलग अलग कोडोन से बनते हैं। एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडोन लेता है, लेकिन मिथ्योनिन सिर्फ AUG का रहता है। ठीक, और ऐसे ट्रिप्टोफैन का रहता है, सिर्फ UGG रहता है। तो ये लोग फॉलो नहीं करते हैं अपना ये डीजेनरेसी का रूल। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद स्टॉप कोडोन क्या है? UGA, यू गो अवे, यू आर अवे और यू आर गॉन। ठीक है, ये ऐसा स्टॉप कोडोन। और डीजेनरेसी का मतलब होता है मल्टीपल कोडोन कोड फॉर सेम। कोडोन क्या है? कोडोन फेथफुल है अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, एक कोडोन कोड फॉर कोडोन, मल्टीपल कोडोन मतलब कि ये बिल्कुल अनफेथफुल है, इसके बहुत सारे कोडोन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डीजेनरेशन अमीनो एसिड के लिए होता है। और अनएम्बिगियस क्या होता है? कोडोन के लिए होता है। ठीक है, एक कोडोन ओनली एक अमीनो एसिड के लिए करता है, लेकिन एक अमीनो एसिड मल्टीपल कोडोन से हो सकता है। तो ये डीजेनरेट है, लेकिन ये अनएम्बिगियस किसके लिए? कोडोन के लिए। ठीक है, एक कोडोन एक अमीनो एसिड। राइबोसोम साइज प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट, इसमें क्या है? प्रोकैरियोट में 70S होता है, इसको 50 और 30 में स्प्लिट कर दो। लेकिन यूकैरियोट क्या है? इवन नंबर होता है, 80, 60 प्लस 40। तो ये सिंपल है। उसके बाद टी, चार्जिंग एंजाइम किसको बोलते हैं? अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। तो ये ATP यूज करता है चार्जिंग के लिए, एक ATP यूज होता है और एंजाइम ये रहता है। ठीक है, जो क्लोवर लीफ शेप्ड अपना जो tRNA रहता है, ये डी आर्म और ये लूप आर्म, ये सब, तो ये इससे चार्जिंग होता है। ठीक है, ATP को, और यहाँ पे mRNA को ये रीड करता है जब चार्ज हो जाता है। उसके बाद फिर ट्रांसलेशनल इनिशिएशन कौन करता है? ट्रांसलेशन का GTP हाइड्रोलिसिस होती है। फिर ये इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर, ये EIF जो रहता है ना, इसी ये तो इनिशिएशन करता है, GTP और EIF। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड हो जाएगा, मैं आगे किसी फ्लैश कार्ड में बताऊंगी। फिर राइबोसोमल APE साइट क्या होता है? इनकमिंग अमीनो एसिड, tRNA को बोलते हैं A साइट, जो आ रहा है अमीनो एसिड। P क्या है? पेप्टाइड, ये जो बॉन्ड बनाएगा उसको P साइट बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और E से एग्जिट। ठीक है, ये सब प्रोटीन ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, A साइट, P साइट और E साइट। A मतलब इनकमिंग अमीनो एसिड जो आ रहा था चार्ज होके, है ना, tRNA से। उसके बाद P साइट जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, और E से एग्जिट, यहाँ से निकलेगा, एक चेन बनाएगा अमीनो एसिड की और प्रोटीन बनाएगा। ठीक, तो ये AP साइट्स होते हैं। उसके बाद ये एलोंगेशन के लिए क्या चाहिए? GTP चाहिए, हमेशा GTP चाहिए एलोंगेशन के लिए। ठीक, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या क्या है? अपना ये क्वेश्चन भी पूछा था उसमें INICT में। तो ये फॉस्फोराइलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन। ठीक, ट्रांसलेशन हो गया, उसके बाद ग्लाइकोसिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, यूबिक्विटेशन, जो अपना ये प्रोटियोसोम से होता है ना, रिमूव करता है जो बल्की प्रोटीन्स को, तो ये यूबिक्विटेशन से होता है। तो ये सब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल है, तो ट्रांसलेशनल है, याद रखना। ठीक है, ट्रांसलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, यूबिक्विटेशन, ये सब ऑल एक्सेप्ट पूछ सकता है, ऑल एक्सेप्ट। उसके बाद 30S का कौन कॉम्प्लेक्स रहता है? बाई एट 30, सेल एट 50। सो ये अमीनो ग्लाइकोसाइड है, ये टेट्रासाइक्लिन है, तो ये 30 को इनिबिट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट कर रहे हैं सब के सब। और ये सेल वाला क्या है? क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, लाइनेजोलिड। ठीक है, ये सब अपना क्या करता है? 50 एंजाइम्स को, लैकोसामाइड, ये सब। ठीक, ये सब इसको इनिबिट करता है, 50 को इनिबिट करता है। तो ये हो गया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसमें भी डिफरेंस है ना, 30 का तो दोनों है ऐड का, ये इनिशिएशन को इनिबिट करता है, और डिटेल में आपको NICT में पूछ सकता है। और टेट्रासाइक्लिन क्या करता है? बाइंडिंग को इनिबिट करता है, बाइंडिंग को।
ठीक है, तो ये करता है इनिशिएशन को इनिबिट करता है और ये बाइंडिंग को, तो 2 स्टेप है। एक ए इसको करता है और टेट्रासाइक्लिन बाइंडिंग को इनिबिट करता है। तो ये याद रखना है, एक्स्ट्रा एज है। और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को कौन इनिबिट करता है? क्लोराम्फेनिकोल, जो सेल वाला बताए थे, सेल एट 50। और ट्रांसलोकेशन को कौन इनिबिट करता है? मैक्रोलाइड, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, अजिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन। सेल में जो क्लोराम्फेनिकोल के साथ क्लिंडा भी है, याद रखना। ठीक है, तो ये ट्रांसलोकेशन इनिबिट करता है। 50 में भी 2 पार्ट है ना, तो सेल में भी 2 पार्ट है ना? इसका एक क्लोराम्फेनिकोल बाइंडिंग पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को इनिबिट कर रहा है, जो अपना पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है उसको इनिबिट करता है। और एक लिंडा क्या कर रहा है? ये सबके साथ मिलके ट्रांसलोकेशन को इनिबिट कर रहा है। तो 2 पार्ट है, इसके भी 2 पार्ट है, उसके भी 2 पार्ट थे ना, तो इसमें भी बस याद रख लेने से 50 में क्या क्या है नहीं चलेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। उसके बाद क्या है? प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट ब्लॉक कर रहा है, वो कौन है? रिफाम्पिन। कौन करेगा? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसको इनिबिट करता है। उसके बाद चेक पॉइंट को P53 एंड आरबी को कौन इनिबिट करते हैं? G1S कौन करेगा? P53 इनिबिट करेगा, ये यहाँ से यहाँ नहीं जाने देगा, तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है। और रेटिनोब्लास्टोमा भी यही है, G1 से S में नहीं जाने देगा। ये सबका अगर फंक्शन चला जाएगा तो ये एकदम से कैंसरस ग्रोथ कर देगा, सिंथेसिस फेज में चला जाएगा, ठीक। तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं P53 और आरबी। और एम फेज चेक पॉइंट इंश्योर्स प्रॉपर स्पिंडल अटैचमेंट। एम फेज में क्या होगा? माइटोटिक स्पिंडल अटैचमेंट होता है। तो एम फेज को इनहिबिट कौन करता है? अपना टीवी, जो टैक्सिन और विंका, ये क्या करते हैं? एम फेज को इनहिबिट। तो एमटीवी याद रखना, ठीक है, टैक्सिन और विंका। फिर परमानेंट G0 सेल्स कौन से है? ऑलवेज क्विसेंट फेज में रहते हैं। कौन से? न्यूरॉन्स, डिवाइड नहीं होते। स्केलेटल मसल्स, आरबीसी, ये सब परमानेंट G0 में है। तो हमको न्यूरॉन पता था, स्केलेटल मसल और आरबीसी भी होते हैं। फिर क्विसेंट सेल्स कैन री एंटर G1। कौन कौन से G1 में जा सकते हैं G0 से? ये होता है हिपैटोसाइट और लिम्फोसाइट्स। तो ये G0 से G1 में जा सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मैं और बनाऊंगी, जो मैं मतलब कि मेरा जो भी था उसको मैं कंपाइल करूंगी एक जगह पे रीडेबल हैंडराइटिंग में, और फिर आपको मैं प्रेजेंट करूंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको बिल्कुल भी अच्छा लगा हो तो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग।